समुंदर बिल्कुल शांत था, लेकिन उस शांति के नीचे एक ऐसा शिकारी छिपा था जो भारत के सबसे ताकतवर युद्धपोत का शिकार करने निकला था। ये कहानी है एक सबमरीन की जिसका नाम था PNS गाजी। पाकिस्तान नेवी का सबसे लंबी रेंज वाला हंटर एक मिशन के साथ भेजा गया। सिर्फ एक लक्ष्य, INS विक्रांत। अगर विक्रांत को नष्ट कर दिया जाता तो बे ऑफ बंगाल में भारत की हवाई ताकत खत्म हो जाती, ईस्ट पाकिस्तान अकेला पड़ जाता और शायद 1971 की जंग का नतीजा कुछ और होता। लेकिन भारत को पता था दुश्मन क्या सोच रहा है। एक मास्टर प्लान तैयार हो रहा था, फर्जी रेडियो सिग्नल, गलत जगह पर सप्लाई ऑर्डर और एक साइलेंट धोखा जो इतिहास की सबसे साहसी नौसैनिक चाल बनने वाली थी। जब गाजी विशाखापट्टनम के पास पहुंची, उसके क्रू को लगा उनका लक्ष्य बस कुछ ही मील दूर है। समुंदर के नीचे दबाव बढ़ रहा था, तनाव बढ़ रहा था। फिर अचानक रात के अंधेरे में एक भयानक धमाका हुआ। पानी के ऊपर मलबा तैर रहा था और सुबह तक पाकिस्तान की सबसे खतरनाक पनडुब्बी समुंदर की तह में दफन हो चुकी थी। सवाल यह है, क्या गाजी अपनी ही गलती से डूबी या फिर भारत ने उसे ऐसे जाल में फंसाया जहां से बचना नामुमकिन था? यह सिर्फ एक सबमरीन की कहानी नहीं है, यह कहानी है रणनीति की, धोखे की और 1971 के उस नेवल वॉर की जहां दिमाग ने ताकत को हरा दिया। मार्च 1971। पूर्वी पाकिस्तान में पॉलिटिकल टेंशन अपने चरम पर था। इलेक्शन हो चुके थे, जनता अपना फैसला दे चुकी थी, लेकिन पावर ट्रांसफर रुक गया। बेचैनी बढ़ने लगी, शहरों में अफवाहें, गांवों में डर। और फिर 25 मार्च की रात ने सब कुछ बदल दिया। पाकिस्तान आर्मी ने एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया जिसे बाद में दुनिया ने ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम से जाना। यूनिवर्सिटीज पर हमले हुए, इंटेलेक्चुअल्स को निशाना बनाया गया, घरों में घुसकर फायरिंग हुई। ढाका की सड़कों पर खामोशी नहीं, खौफ था। रात भर गोलियों की आवाज गूंजती रही और लोगों को समझ आ गया अब जिंदगी वैसी नहीं रहेगी। अगले कुछ ही दिनों में हालात इतने बिगड़ गए कि आम लोगों के पास एक ही रास्ता बचा, घर छोड़ देना। मां अपने बच्चे को कंधे पर उठाए हुए, बुजुर्ग लाठी के सहारे, युवा अपने परिवार को बचाने की कोशिश में, लोग पैदल ही इंडिया की सीमा की ओर चल पड़े। कोई सामान नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, सिर्फ जान बचाने की कोशिश। कुछ ही हफ्तों में यह दुनिया के सबसे बड़े रेफ्यूजी क्राइसिस में से एक बन गया। अनुमान लगाया गया लगभग 1 करोड़ लोग इंडिया पहुंचे। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय, सीमावर्ती इलाकों में रेफ्यूजी कैंप्स बनने लगे। खुले मैदानों में टेंट लगाए गए। प्लास्टिक शीट्स के नीचे पूरा परिवार रहने लगा। बारिश में कीचड़, गर्मी में धूल और हर तरफ अनसर्टेनिटी। इंडिया के लिए यह सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन इशू नहीं था, यह इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक प्रेशर भी था। हर दिन हजारों नए लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। खाना, पानी, दवाइयां, सैनिटेशन, सब कुछ सीमित था और जरूरतें अनगिनत। रेफ्यूजी कैंप्स में भीड़ बढ़ती जा रही थी, बीमारियों का खतरा मंडरा रहा था। फिर भी इंडिया ने अपने दरवाजे बंद नहीं किए। उस समय इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद की अपील की। उन्होंने दुनिया को बताया ईस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स के बीच ह्यूमैनिटी की पुकार धीमी पड़ गई। इंडियन इकोनॉमी ऑलरेडी वीक थी, फूड रिजर्व्स लिमिटेड थे, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस चल रहा था और अब डेली रेफ्यूजी एक्सपेंडिचर एस्टिमेट था $700 मिलियन का इकोनॉमिक बर्डन। लेकिन सबसे बड़ा इशू पैसा नहीं था, इशू था स्टेबिलिटी। अगर ईस्ट पाकिस्तान कोलैप्स हो गया तो पूरा रीजन अनस्टेबल हो सकता था, और अगर इंडिया कुछ नहीं करता तो रेफ्यूजी इनफ्लो रुकने वाला नहीं था।
ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस मिलिट्री डिसीजन की तरफ ढाकेल रहा था। अप्रैल 1971, नई दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर ने तीनों सर्विसेज चीफ्स को इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया। कमरे में बड़े बड़े मैप्स फैलाए गए। ईस्ट पाकिस्तान, बॉर्डर्स, रिवर्स, पोर्ट्स, हर जगह रेड मार्किंग्स। हवा में टेंशन साफ महसूस हो रही थी। आर्मी चीफ ने मैप की तरफ इशारा करते हुए शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, अभी अगर हम अटैक करें तो हमारी सप्लाई चेन वीक है। मॉनसून बस 3 महीने दूर है। ईस्टर्न थिएटर में नदियां बहुत ज्यादा हैं, ब्रिजेस फ्रेजाइल हैं, हैवी मूवमेंट मुश्किल होगा। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। एयर चीफ ने अगला मुद्दा उठाया, एयरफील्ड्स प्रिपेयर करने होंगे, फॉरवर्ड बेसेस रेडी नहीं है, एयरक्राफ्ट डिप्लॉयमेंट बिना तैयारी रिस्क होगा। नेवी चीफ अब तक चुप थे। उन्होंने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, सी ब्लॉकेड बिना प्लानिंग सुइसाइडल होगा। पोर्ट्स, रूट्स, सबमरीन थ्रेट सब कैलकुलेट करना होगा। फिर कमरे में एक वाक्य बोला गया, वॉर दिसंबर में लड़ेंगे। कोई बहस नहीं, कोई विरोध नहीं, निर्णय हो चुका था। ऑफिशियल वॉर डिले, अनऑफिशियल वॉर शुरू। अब से हर महीना पाकिस्तान को अंदर से कमजोर करने के लिए इस्तेमाल होगा। ट्रेनिंग बढ़ेगी, इंटेलिजेंस डीपन होगी, लॉजिस्टिक्स क्वाइटली तैयार होंगे। और इंडियन नेवी ने सबसे पहला टारगेट चुन लिया, सी सप्लाई लाइन। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जियोग्राफी थी। वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान तक कोई लैंड कनेक्शन नहीं था। दोनों के बीच इंडिया था। इसका सीधा मतलब था मिलिट्री रीइंफोर्समेंट सिर्फ 2 तरीकों से हो सकती थी, एयर रूट या सी रूट। एयर रूट को इंडिया ने अप्रैल 1971 में ही ब्लॉक कर दिया। अब बचा सिर्फ एक ऑप्शन, सी। कराची से शिप्स निकलते, अरेबियन सी क्रॉस करते, इंडियन ओशन से घूमते हुए बे ऑफ बंगाल में एंटर करते और फिर चिटागोंग पोर्ट पर अनलोड करते। यह जर्नी 3000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी होती थी। अगर यह सप्लाई लाइन टूट जाए तो ईस्ट पाकिस्तान पूरी तरह आइसोलेटेड हो जाएगा। कोई रीइंफोर्समेंट नहीं, कोई हैवी इक्विपमेंट नहीं, कोई बैकअप नहीं। और यहीं इंडियन नेवी के अंदर एक बोल्ड थॉट जन्मा, डायरेक्ट वॉर नहीं, लेकिन सप्लाई लाइन डिस्टर्ब करो। मई 1971, वेस्ट बंगाल। प्लासे के आसपास एक सेक्लूडेड एरिया में चुपचाप एक सीक्रेट ट्रेनिंग बेस एस्टैब्लिश किया गया। कोड नेम C2P। ऑफिशियली ये एक टेम्पररी लॉजिस्टिक्स पॉइंट था। अनऑफिशियली ये एक अंडर वाटर सैबोटाज एकेडमी थी। यहां लाए गए मुक्ति बाहिनी के सिलेक्टेड फाइटर्स, यंग, डिटर्मिन्ड, एंग्री। उन्होंने अपने घर जलते हुए देखे थे, अपने लोगों को भागते हुए देखा था। अब वे बदला नहीं, एक स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक चाहते थे। ट्रेनिंग शुरू हुई। अंडर वाटर ब्रेथ कंट्रोल, साइलेंट स्विमिंग इन टाइडल करंट, शिप हल स्ट्रक्चर की गहरी अंडरस्टैंडिंग, मैग्नेटिक लिम्पिट माइन अटैचमेंट, टाइम डिले डेटोनेटर मैकेनिज्म। हर दिन शरीर की लिमिट्स को तोड़ा गया, हर रात डर को दबाया गया। एक दिन इंस्ट्रक्टर ने शांत आवाज में समझाया, ब्लास्ट सिर्फ शिप को नहीं उड़ाता, ब्लास्ट फियर को जन्म देता है। नाइट ट्रेनिंग होती थी। चेहरे पर ब्लैक क्लॉथ, जीरो लाइट कंडीशन, हर मूवमेंट मेजर्ड, हर सांस कंट्रोल्ड। एक छोटी सी गलती और पूरा मिशन फेल। अब समय था ऑपरेशन को अंजाम देने का। ऑपरेशन के लिए कम्युनिकेशन बेहद सिंपल रखा गया। कोई हार्ड एनक्रिप्टेड वायरलेस सिग्नल्स नहीं, और तो और कोई डायरेक्ट ऑर्डर नहीं। डिसाइड हुआ, सिग्नल आएगा ऑल इंडिया रेडियो पर। वहां 2 स्पेसिफिक गाने बजेंगे, वही होगा ग्रीन सिग्नल। पाकिस्तान को कभी शक भी नहीं होगा कि एक रेडियो सॉन्ग के पीछे एक नेवल सैबोटाज नेटवर्क एक्टिवेट हो रहा है।
15 अगस्त 1971 की रात इंडिपेंडेंस डे ब्रॉडकास्ट खत्म होने के बाद रेडियो पर वो गाने बजते हैं। कमरे में बैठे लोग समझ नहीं पाते, लेकिन कहीं दूर अंधेरे में कमांडोज रेडी हो चुके थे। 15 अगस्त की मिडनाइट, चटगांव पोर्ट। हार्बर के आसपास पाकिस्तान आर्मी की पेट्रोलिंग चल रही थी, लेकिन रात का अंधेरा भारी था, घना, निगल लेने वाला। उस रात 5 मुक्ति वाहिनी के कमांडोज चुपचाप पानी में उतरते हैं। उन्होंने टाइड पहले ही कैलकुलेट कर ली थी। करंट उन्हें धीरे धीरे शिप की ओर ढकेल रहा था। वे एक कार्गो वेसल के नीचे पहुंचते हैं। हाथ आगे बढ़ता है। कोल्ड स्टील, मैग्नेटिक माइन हल पर अटैच होती है। 20 मिनट की टाइमर सेट होती है, बिना आवाज, बिना हड़बड़ाहट। वे वापस मुड़ते हैं। उन्होंने पीछे मूड कर नहीं देखा। और जब वे शोर पर पहुंच गए, शिप के अंदर एक्सप्लोजन हुआ, जिससे फ्यूल इग्नाइट हुआ और आग की लपटें आसमान तक उठती हैं। हार्बर में सायरन्स गूंज उठती हैं, हर तरफ केओस। और फिर दूसरा ब्लास्ट, फिर तीसरा। रात का सन्नाटा आग और धमाकों की रोशनी में टूट चुका था। अगस्त 1971, कराची नेवल हेडक्वार्टर्स। कमरे में फैली रिपोर्ट्स अब सिर्फ कागज नहीं थी, वे चेतावनी थी। चिटागोंग में धमाके हो चुके थे। शिपिंग कंपनियां बीमा देने से इनकार कर रही थीं। हार्बर ऑपरेशंस बाधित थे। यह स्पष्ट हो चुका था कि यह कोई बिखरा हुआ गुरिल्ला हमला नहीं था। इसमें प्रिसिजन थी, नेवल अंडरस्टैंडिंग थी और एक गहरी प्लानिंग थी। धीरे धीरे एक सच्चाई आकार लेने लगी। भारत अब परोक्ष रूप से नहीं, रणनीतिक रूप से शामिल था। अब डर सिर्फ धमाकों का नहीं था, डर उस चीज का था जो अभी मैदान में उतरी ही नहीं थी। वो था INS विक्रांत। ईस्ट पाकिस्तान भौगोलिक रूप से अलग थलग था। वेस्ट पाकिस्तान से उसका कोई लैंड कनेक्शन नहीं था, बीच में पूरा इंडिया था। इसका मतलब था ईस्ट पाकिस्तान तक रीइंफोर्समेंट पहुंचाने का सिर्फ 2 रास्ता था, एयर रूट, सी रूट। एयर रूट पहले ही प्रैक्टिकली ब्लॉक हो चुका था, अब बचा सिर्फ सी रूट। कराची से जहाज निकलते, अरेबियन सी पार करते, इंडियन ओशन से घूमकर बे ऑफ बंगाल में प्रवेश करते और फिर चिटागोंग या मोंगला पोर्ट पर अनलोड करते। ये लंबा, खुला और वल्नरेबल रास्ता था, पर विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, मतलब समुद्र के बीचों बीच एक चलता फिरता एयरबेस। अगर वो बे ऑफ बंगाल में तैनात हो जाता तो उसके सी हॉक जेट्स शिपिंग कॉन्वॉय पर हमला कर सकते थे। एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स सी लेन्स की निगरानी कर सकते थे। एनिमी कार्गो शिप्स को इंटरसेप्ट या डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। कराची से आने वाला हर जहाज रेडार और एयर पेट्रोल की रेंज में आ जाता। एक भी बड़े कार्गो शिप के डूबने का मतलब था फ्यूल कम, एम्यूनिशन कम, हैवी इक्विपमेंट रुक गया। कुछ हफ्तों में ईस्ट पाकिस्तान लॉजिस्टिक कोलैप्स की ओर बढ़ सकता था। पर कहानी में अब एक मोड़ था, और वो था INS विक्रांत। नो डाउट कागज पर पावरफुल था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उससे पूरी तरह अलग थी। हुआ यूं था कि उसके बॉयलर्स पूरी तरह भरोसेमंद नहीं थे। स्पीड सीमित थी, फुल कॉम्बैट मैन्यूवर कैपेबिलिटी नहीं थी। मतलब अगर कोई सबमरीन उसे ढूंढ लेती तो वो खुद वल्नरेबल हो सकता था। इंडिया ये बात जानता था, पर पाकिस्तान ये नहीं जानता था, और यहीं से स्ट्रैटेजी शुरू होती है। स्ट्रैटेजी के अनुसार इंडिया ने विक्रांत को तुरंत फ्रंट लाइन में नहीं डाला। पहले रिपेयर्स जितनी हो सकें उतनी की गईं, स्पीड लिमिटेशंस स्वीकार की गईं, रिस्क कैलकुलेट किया गया। फिर विक्रांत को क्वाइटली रीलोकेट किया गया। पब्लिक को नहीं बताया गया कि वो कहां है। ऑफिशियल रिकॉर्ड में क्लैरिटी नहीं थी। कुछ रिपोर्ट्स उसे मद्रास के पास दिखाती थी, कुछ उसे पश्चिमी तट पर बताते थे। असल में उसे स्ट्रैटेजिकली हाइड किया जा रहा था, ताकि वॉर शुरू होने के सही मोमेंट पर वो अचानक बे ऑफ बंगाल में प्रवेश करे। वहां कराची में रिपोर्ट्स आने लगीं कि विक्रांत ईस्ट कोस्ट पर मूव हुआ है। अगर यह सच था तो खतरा इमीडिएट था। अगर विक्रांत बे ऑफ बंगाल में एक्टिव हो जाता,
सी हॉक जेट्स शिपिंग कॉन्वॉय पर हमला कर सकते थे। पोर्ट्स लगातार स्ट्राइक में रहते। नेवल ब्लॉकेड लागू हो सकता था। रीइंफोर्समेंट रुक सकती थी। कुछ ही हफ्तों में ईस्ट पाकिस्तान एम्यूनिशन और फ्यूल क्राइसिस में जा सकता था। यानी विक्रांत सिर्फ एक शिप नहीं था, वो ईस्ट पाकिस्तान की लाइफलाइन काट सकता था। अब पाकिस्तान के सामने सवाल था कि विक्रांत को रोका कैसे जाए। सरफेस फ्लीट से आईएनएस विक्रांत को रोकना मुश्किल था। एयर अटैक रिस्की था, लेकिन सबमरीन साइलेंट होती है, इनविजिबल होती है। पाकिस्तान के पास एक ही लॉन्ग रेंज सबमरीन थी, पीएनएस गाजी। पुरानी थी, मैकेनिकल इश्यूज थे, लेकिन रेंज और एंड्योरेंस थी। अगर कोई विक्रांत तक पहुंच सकता था तो वो सिर्फ पीएनएस गाजी ही था। प्लान बनाई गई कि वॉर ऑफिशियली शुरू होने से पहले विक्रांत को न्यूट्रलाइज करो। अगर कैरियर डैमेज हो जाता, इंडिया की सी बेस्ड एयर पावर खत्म, बे ऑफ बंगाल में एयर डोमिनेशन कमजोर, सप्लाई लाइन कुछ समय के लिए सुरक्षित। यानी बैटलफील्ड बैलेंस बदल सकता था। रिस्क बड़ा था, लेकिन रिवॉर्ड उससे बड़ा था। और यहीं से खेल शुरू होता है। कराची हार्बर से गाजी क्वाइटली निकलती है। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं। एक सबमरीन, एक मिशन, एक प्राइमरी टारगेट, विक्रांत। लेकिन मिशन सिर्फ इतना सरल नहीं था। गाजी को 2 काम सौंपे गए थे। पहला, आईएनएस विक्रांत को ढूंढो, अगर मिले तो डिस्ट्रॉय करो। दूसरा, अगर विक्रांत का लोकेशन कंफर्म न हो सके तो विशाखापट्टनम पोर्ट के आसपास सी माइंस बिछा दो। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट संकेत दे रही थीं कि विक्रांत ईस्टर्न कोस्ट की ओर मूव हुआ है। विशाखापट्टनम इंडियन नेवी का महत्वपूर्ण बेस था। अगर वहां माइंस बिछा दी जाती, हार्बर अनसेफ हो जाता, नेवल मूवमेंट स्लो हो जाता, कैरियर को बाहर निकलने में रिस्क होता, साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ता। मतलब चाहे विक्रांत मिले या न मिले, इंडिया की ईस्टर्न नेवल स्ट्रैटेजी डिस्टर्ब की जा सकती थी। यह सिर्फ हंटिंग मिशन नहीं था, यह डिसरप्शन मिशन भी था। दूसरी तरफ विक्रांत खुद परफेक्ट हालत में नहीं था। बॉयलर इश्यूज थे, स्पीड सीमित थी, इसलिए उसे ओपनली एक्सपोज नहीं किया गया। उसे स्ट्रेटेजिकली हाइड किया गया। इंडिया डिसेप्शन खेल रहा था, पाकिस्तान हंटिंग खेल रहा था। अब यह सिर्फ नेवल स्ट्रैटेजी नहीं रही, यह बन चुका था हंटर बनाम हंटर। एक कैरियर जो सही समय पर स्ट्राइक कर सकता था, एक सबमरीन जो अंधेरे में साइलेंटली खत्म कर सकती थी। समुद्र ऊपर से शांत था, लेकिन उसके नीचे एक डेडली चेस गेम शुरू हो चुका था। इंडियन नेवल कमांड को अब एक बात का पूरा यकीन था, पीएनएस गाजी बे ऑफ बंगाल में प्रवेश कर चुकी है। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन अज्ञात थी, लेकिन उसका उद्देश्य स्पष्ट था। वो आईएनएस विक्रांत को ढूंढ रही थी, और अगर मौका मिलता तो हमला करने में देर नहीं लगाती। अब स्थिति जटिल थी। एक तरफ विक्रांत, जिसकी बॉयलर्स पूरी तरह भरोसेमंद नहीं थे। दूसरी तरफ गाजी, जो समुद्र की गहराई में अदृश्य रह सकती थी। इंडियन कमांड के सामने 2 चुनौतियां थीं। पहली, विक्रांत को सुरक्षित रखना। दूसरी, गाजी को न्यूट्रलाइज करना। सीधा मुकाबला जोखिम भरा था। सबमरीन को सरफेस शिप से डिटेक्ट करना आसान नहीं होता। समुद्र के नीचे हर आवाज, हर वाइब्रेशन, हर सोनार एको सच नहीं होता। अगर विक्रांत एक्सपोज्ड हो जाता तो एक टॉर्पीडो पूरे ईस्टर्न कैंपेन की दिशा बदल सकता था। इसलिए फैसला लिया गया, गाजी से लड़ाई उसकी शर्तों पर नहीं होगी। उसे कंफ्यूज किया जाएगा, उसे गलत संकेत दिए जाएंगे, उसे गलत दिशा में भटकाया जाएगा। विक्रांत की पोजीशन छुपाई जाएगी, फॉल्स रेडियो सिग्नल्स भेजे जाएंगे, फेक मूवमेंट क्रिएट किए जाएंगे, ताकि गाजी उस जगह तलाश करे जहां विक्रांत है ही नहीं। यह सिर्फ नेवल डिफेंस नहीं था, यह साइकोलॉजिकल चेस थी। पाकिस्तान हंटिंग खेल रहा था, इंडिया इल्यूजन बना रहा था। अब समुद्र के नीचे सिर्फ स्टील और टॉर्पीडो की लड़ाई नहीं थी, यह बुद्धि बनाम बुद्धि की लड़ाई थी, हंटर और हंटर के बीच। उस समय इंडियन ईस्टर्न नेवल कमांड ने
एक अनयूजुअल डिसीजन लिया। कम्युनिकेशन अचानक अनसिक्योर कर दिया गया, यानी उसे जानबूझकर थोड़ा खुला रखा गया। रेडियो चैटर वीक इंक्रिप्शन में किया गया। सिग्नल पैटर्न इंटेंशनली प्रिडिक्टेबल रखा गया। ट्रांसमिशन टाइमिंग ऐसा था कि इंटरसेप्ट करना आसान हो। मैसेज सिंपल था, कैरियर विशाखापट्टनम के आसपास है। लेकिन डिसेप्शन सिर्फ रेडियो तक सीमित नहीं था। साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड करने के लिए एक और लेयर ऐड की गई। विशाखापट्टनम पोर्ट के आसपास बल्क रेशन और फ्रेश सप्लाईज के मैसिव ऑर्डर्स प्लेस किए गए। सब्जी, अनाज, मीट, फ्यूल एंड अदर एसेंशियल्स। ऐसे ऑर्डर्स जो नॉर्मली सिर्फ तब होते हैं जब एक बड़ा जहाज डॉकिंग पर आने वाला हो। लोकल मार्केट में चर्चा शुरू हो गई। रूमर्स हवा में फैलने लगे। इंफॉर्मेशन धीरे धीरे सीप होने लगी और वही इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस नेटवर्क तक पहुंच गई और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस पाकिस्तान को क्लियर रिपोर्ट भेजी कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम पोर्ट आ रहा है। ट्रैप अब पूरी तरह सेट हो चुका था। 25 नवंबर 1971। समुद्र के ऊपर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसके नीचे पाकिस्तानी सबमरीन अपनी दिशा बदल चुकी थी। पीएनएस गाजी ने अपना कोर्स मद्रास रीजन से मोड़ लिया। कंपस की सुई अब धीरे धीरे विशाखापट्टनम की ओर टिक गई, क्योंकि उन्हें इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी कि विक्रांत विशाखापट्टनम पोर्ट में है। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई ट्रांसमिशन नहीं। सबमरीन अब रेडियो साइलेंस में थी। सतह से दूर और गहराई में डीप डाइव का आदेश दिया गया। धीरे धीरे बलास्ट टैंक्स भरे गए। धातु का भारी शरीर पानी के नीचे उतर गया। ऊपर की रोशनी धुंधली होती गई। अब गाजी सतह की दुनिया से कट चुकी थी। मूवमेंट स्लो कर दिया गया। स्पीड कम, नॉइज मिनिमम, हर वाइब्रेशन कंट्रोल में। कैप्टन की आंखें चार्ट्स पर थीं। बे ऑफ बंगाल के ये पानी उसके लिए नए थे। ये अरेबियन सी नहीं था। यहां सीबेड सीधा नहीं था। कहीं अचानक गहराई बढ़ जाती, कहीं रेतीले तल के बाद चट्टानी उभार। हाइड्रोग्राफिक चार्ट्स अधूरे थे। कई हिस्से बस अंदाजों पर आधारित। हर मनूवर सोच समझकर करना पड़ रहा था। सोनर ऑपरेटर लगातार सुन रहा था। हर पिंग, हर एको, हर हल्की सी आवाज। लेकिन समुद्र धोखा देता है। कभी सीबेड की परछाई जहाज जैसी लगती, कभी दूर का प्रोपेलर नॉइज सिर्फ पानी की लहर निकलती। फिर भी मिशन साफ था, कैरियर को ढूंढना है। अगर वो विशाखापट्टनम के आसपास है तो यहीं कहीं होगा। गाजी अब हंट मोड में थी। ऊपर से बेस शांत था, लेकिन नीचे एक पुरानी सबमरीन अनजान पानी में अपने सबसे बड़े शिकार की तलाश में आगे बढ़ रही थी। समुद्र अब सिर्फ रास्ता नहीं था, वो बैटलफील्ड बन चुका था। जैसे कि हम जानते हैं कि उस समय जमीन पर जो दिखाई दे रहा था वो सच नहीं था। असलियत कुछ और थी। एनएस विक्रांत विशाखापट्टनम में नहीं था। वो उससे काफी दूर, यानी अंडमान रीजन के पास एक सुरक्षित एंकरेज में तैनात था। ये कोई संयोग नहीं था, ये सोची समझी रणनीति थी। इंडियन नेवी जानती थी कि अगर विक्रांत सचमुच ईस्टर्न कोस्ट के पास खुले रूप में रहता तो वो सबमरीन के लिए एक संभावित लक्ष्य बन सकता था। उसकी स्पीड सीमित थी, बॉयलर इश्यूज थे, इसलिए अननेसेसरी रिस्क लेना समझदारी नहीं थी। इसीलिए कैरियर को स्ट्रेटेजिकली दूर रखा गया, ऐसी जगह जहां सबमरीन का पहुंचना मुश्किल हो और डिटेक्शन की संभावना कम हो। दूसरी तरफ विशाखापट्टनम को डेलिबरेटली स्पॉटलाइट में रखा गया। रेडियो सिग्नल्स, सप्लाई ऑर्डर्स, मार्केट रूमर्स, सब कुछ एक दिशा में इशारा कर रहा था, लेकिन वो असली दिशा नहीं थी। विशाखापट्टनम एक बेट था, एक ऐसा चारा जिसे देखकर सबमरीन उसी ओर आकर्षित हो, ताकि असली टारगेट विक्रांत सेफ डिस्टेंस पर रहे। ये नेवल मैनूवर नहीं था सिर्फ, ये कंट्रोल्ड इल्यूजन था। एक तरफ सबमरीन हंट कर रही थी, दूसरी तरफ कैरियर खुद को हंट होने से बचा रहा था।
समुद्र में कभी कभी जीत सीधे टकराव से नहीं मिलती, बल्कि सही दूरी बनाकर मिलती है। नवंबर 1971 के आखिरी दिनों में बे ऑफ बंगाल ऊपर से शांत था, लेकिन उसके नीचे पीएनएस गाजी विशाखापट्टनम कोस्ट के पास चक्कर लगा रही थी। मिशन क्लियर था, आईएनएस विक्रांत को ढूंढना, और अगर वो पोर्ट के अंदर हो तो हार्बर एंट्रेंस पर माइंस बिछा देना। इंटेलिजेंस ने कहा था कैरियर विशाखापट्टनम में है। गाजी को यकीन था, वो शैलो वाटर्स में आ चुकी थी। ये डीप ओशन नहीं था, ये कोस्टल जोन था। वाटर डेप्थ अचानक बदलती, सी बेड अनइवन, सैंडी पैचेस, रॉकी रिजेस, हाइड्रोग्राफिक चार्ट्स अधूरे। लेकिन मिशन क्रिटिकल फेज में था। माइन लेइंग शुरू हुई, स्पीड मिनिमल, डेप्थ कंट्रोल्ड, इंटरनल माइंस आर्म्ड। सबमरीन बार बार लो पावर सिग्नल भेजने की कोशिश करती रहीं, लेकिन कम्युनिकेशन टूट टूट कर ट्रांसमिट हुआ। कुछ सिग्नल्स कट हो गए, कुछ इनकम्प्लीट रहे। रेडियो साइलेंस और कोस्टल इंटरफेरेंस के बीच कनेक्शन अनस्टेबल हो चुका था। उसी शाम विशाखापट्टनम के आउटर हार्बर के पास समुद्र वैसा शांत नहीं था जैसा ऊपर से दिख रहा था। स्थानीय मछुआरे जो रोज इन पानियों को पढ़ते थे, उन्होंने कुछ असामान्य नोटिस किया। पानी की सतह पर हल्की सी ऑयल शीन तैर रही थी, चांदनी में चमकती हुई एक पतली परत जो नेचुरल नहीं लग रही थी। कुछ जगहों पर छोटे छोटे बबल सतह पर उभर रहे थे, जैसे नीचे कहीं कोई एक्टिविटी हो। और फिर जाल में फंसे कुछ मेटालिक पार्टिकल्स, जंग लगे, भारी, जैसे किसी बड़े स्टील स्ट्रक्चर से टूटे हों। ये साधारण मछुआरे नहीं थे। 1971 के तनावपूर्ण माहौल में उन्हें बेसिक वॉर टाइम ऑब्जर्वेशन ट्रेनिंग दी गई थी। उन्हें सिखाया गया था, अगर कुछ असामान्य दिखे तुरंत रिपोर्ट करो। उन्होंने इंतजार नहीं किया। नजदीकी नेवल पोस्ट को सूचना भेजी गई। शब्द कम थे, लेकिन संकेत स्पष्ट थे। नेवल अथॉरिटीज ने तुरंत अलर्ट जारी किया। हार्बर सर्वेलेंस बढ़ा दिया गया। पेट्रोल मूवमेंट सक्रिय हुई। रिपोर्ट्स को क्रॉस चेक किया गया। सिग्नल इंटेलिजेंस से मिलान हुआ और धीरे धीरे एक शक आकार लेने लगा। यह सिर्फ ऑयल लीक नहीं था, यह सिर्फ समुद्री हलचल नहीं थी। कुछ था जो हार्बर के बाहर छुपा हुआ था। सस्पिशन अब अनुमान नहीं रहा था, वो एक संभावित खतरे में बदल चुका था। आईएनएस राजपूत उस समय विशाखापत्तनम हार्बर में तैनात थी। वो नई जहाज नहीं थी, अपने सेवा काल के अंतिम चरण में थी। रिटायरमेंट दूर नहीं था, लेकिन अब भी पूरी तरह ऑपरेशनल थी। उसकी मशीनें तैयार थीं, उसके हथियार सक्रिय थे और उसका दल सतर्क। आउटर हार्बर से मिली सस्पिशियस रिपोर्ट्स ने नेवल कमांड को एक कठिन निर्णय लेने पर मजबूर किया। यह रूटीन पेट्रोल नहीं थी, यह था सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन। रिस्क साफ था, हार्बर के बाहर शैलो वाटर्स, संभावित माइंस और कहीं अंधेरे में छिपी एक सबमरीन। फिर भी आदेश जारी हुआ। ब्रिज पर सन्नाटा था, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स की धीमी आवाज और समुद्र की ठंडी हवा। कैप्टन ने अपनी क्रू की ओर देखा, उन चेहरों को जो जानते थे कि वे किस खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हम वापस आए या ना आए, लेकिन आईएनएस राजपूत जरूर सही सलामत वापस आएगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह विश्वास था, यह कर्तव्य था, यह भारतीय नौसेना की भावना थी। और फिर आईएनएस राजपूत ने हार्बर छोड़ा। धीरे धीरे उसका बो पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ा। डेस्टिनेशन आउटर चैनल, जहां अंधेरे के नीचे कुछ इंतजार कर रहा था। आउटर चैनल की ठंडी रात। आईएनएस राजपूत अपनी निर्धारित पेट्रोल ट्रैक पर आगे बढ़ रही थी। ब्रिज पर सन्नाटा था,
लेकिन नीचे सोनार रूम में हर आवाज का अर्थ था। सोनार ऑपरेटर ने हेडफोन्स पर ध्यान केंद्रित किया। समुद्र के भीतर की दुनिया आंखों से नहीं, ध्वनि से पढ़ी जाती है। अचानक एक फेंट एको सुनाई दिया, बहुत कमजोर, लगभग शोर में छुपा हुआ, लेकिन अलग। ऑपरेटर ने गेन एडजस्ट किया, फिर दोबारा पिंग भेजा गया। स्क्रीन पर एक हल्का सा रिफ्लेक्शन उभरा, स्थिर नहीं लेकिन दोहराता हुआ। यह नेचुरल सीबेड रिफ्लेक्शन जैसा नहीं था, यह किसी ठोस लंबी मेटालिक स्ट्रक्चर की अकूस्टिक सिग्नेचर थी। पैटर्न इरेगुलर था लेकिन फेमिलियर। नेवल डेटाबेस में मौजूद एनिमी सबमरीन प्रोफाइल से उसकी तुलना की गई। मैच पूर्ण नहीं था लेकिन सस्पिशियस जरूर था। उसी समय फिशरमैन की रिपोर्ट याद की गई। ऑयल शीन, बबल डिस्टर्बेंस, मेटालिक रेसिड्यू, दोनों संकेत एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। कमांड रूम में निर्णय का क्षण था। रिस्क था। कंफर्मेशन 100% नहीं था, लेकिन अगर नीचे सचमुच सबमरीन थी तो हार्बर खतरे में था। आदेश दिया गया, डेप्थ चार्जेस प्रिपेयर। डेक पर एक्टिविटी तेज हो गई। रियर रैक्स पर सिलेंड्रिकल चार्जेस सिक्योर किए गए। फ्यूज सेटिंग चेक हुए। रिलीज सीक्वेंस आम हुआ। अब समुद्र के नीचे छुपी हर परछाई को जवाब मिलने वाला था। डेप्थ चार्ज बोट के पिछले हिस्से से रोल होते हुए अंधेरे पानी में गायब हो गए। सरफेस पर सिर्फ हल्का सा स्प्लैश था, लेकिन नीचे साइलेंट काउंटडाउन शुरू हो चुका था। कुछ सेकंड बीते, फिर पहला एक्सप्लोजन। समुद्र की गहराई कांप उठी। प्रेशर वेव पानी के भीतर तेजी से फैल गई। आईएनएस राजपूत के डेक पर खड़े सेलर्स स्थिर रहे। ट्रेनिंग उन्हें पैनिक से पहले कंट्रोल सिखाती है। दूसरा ब्लास्ट, तीसरा। सोनार स्क्रीन पर शार्प स्पाइक्स उभरे। नॉइज अचानक बढ़ गया और फिर एक अलग तरह का एक्सप्लोजन, ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा वायलेंट, मानो किसी बड़ी मेटालिक स्ट्रक्चर ने अंदर से टूटकर ब्लास्ट किया हो। दूर अंधेरे में पानी का एक विशाल कॉलम उठा, फिर धीरे धीरे बैठ गया। सोनार पर जो फेंट एको था वो अचानक गायब हो गया। सिर्फ स्कैटर्ड डिस्टॉर्शन, फिर कंप्लीट साइलेंस। रात भर एरिया मॉनिटर किया गया। कोई मूवमेंट नहीं, कोई रिटर्न सिग्नल नहीं। आउटर चैनल फिर शांत हो गया। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी आउटर चैनल के पानी पर फैल रही थी। सरफेस पर तेल की पतली परत तैर रही थी। कहीं कहीं छोटे मेटालिक फ्रैगमेंट्स दिखाई दे रहे थे। रिकवरी ऑपरेशन शुरू हुआ। डाइवर्स को नीचे भेजा गया। कैमरा समुद्र की गहराई में उतरता है। सी बेड पर एक टूटा हुआ सबमरीन हल पड़ा था। उसकी स्टील प्लेट्स फटी हुई थी। फॉरवर्ड सेक्शन बुरी तरह डैमेज था। डाइवर्स धीरे धीरे मलबे की जांच करते हैं। एक टॉन मेटल प्लेट पर फेडेड लेटरिंग दिखाई देती है। करीब जाकर देखा गया, डियाब्लो। पूरा नाम नहीं, लेकिन इतना स्पष्ट कि इतिहास याद आ जाए। यही वो सबमरीन थी जो कभी अमेरिकन नेवी में यूएसएस डियाब्लो के नाम से सर्विस कर चुकी थी। कोल्ड वॉर के दौरान ट्रांसफर हुई और फिर पाकिस्तान नेवी में रीनेम हुई पीएनएस गाजी। कैमरा डेब्री के बीच घूमता है। टॉर्पीडो सेक्शन के पास एक डैमेज्ड इंस्ट्रूमेंट पैनल मिलता है। ग्लास टूटा हुआ है, नीडल अटकी हुई है। एक रिस्ट वॉच भी रिकवरी में मिलती है। उसकी सुइयां रुकी हुई हैं। 12:15। वही समय जब आईएनएस राजपूत ने डेप्थ चार्ज पैटर्न ड्रॉप किया था। समुद्र के भीतर प्रेशर वेव उस पल सब कुछ बदल चुकी थी। सीरियल नंबर्स, हल डिजाइन, इंजन लेआउट सब मैच कर रहे थे। अब कोई संदेह नहीं था। आउटर चैनल की गहराई में पीएनएस गाजी पड़ी थी। 3 दिसंबर 1971 की रात जो हंट करने निकली थी वो लौटकर नहीं आई, और उस सुबह इतिहास ने अपना निर्णय दर्ज कर दिया। आईएनएस राजपूत की एक्शन ने हार्बर को सुरक्षित रखा। समुद्र फिर शांत था, लेकिन उसकी गहराई में एक अध्याय हमेशा के लिए दर्ज हो चुका था। 3 दिसंबर 1971, रात का अंधेरा, समुद्र शांत, लेकिन गहराई में सब कुछ बदल चुका था। एक सबमरीन
जो शिकार करने निकली थी अब खुद इतिहास का हिस्सा बन चुकी थी। आउटर चैनल की लहरें अगली सुबह सामान्य थीं। कोई ध्वज नहीं लहरा रहा था, कोई घोषणा नहीं हुई थी। समुद्र की लड़ाइयां अक्सर शोर से नहीं, सन्नाटे से तय होती हैं। पीएनएस गाजी का अंत सिर्फ एक वेसल का अंत नहीं था, वो एक इरादे का अंत था। उसके बाद आईएनएस विक्रांत ने पूर्वी मोर्चे पर अपने एयरक्राफ्ट लॉन्चेस शुरू किए। सी हॉक आसमान में उठे, पोर्ट्स पर स्ट्राइक्स हुए, सप्लाई लाइंस टूट गईं। समुद्र का संतुलन बदल चुका था, और जब संतुलन बदलता है, युद्ध की दिशा बदल जाती है। 1971 का परिणाम सिर्फ जमीन पर तय नहीं हुआ था, उसकी नींव समुद्र की गहराइयों में रखी गई थी। कभी कभी इतिहास तोपों की गूंज में नहीं, बल्कि एक गहरे अंडर वाटर ब्लास्ट में लिखा जाता है। और उस रात बे ऑफ बंगाल ने एक फैसला सुनाया था। कोई गवाह नहीं था, कोई कैमरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा, एक एक्सप्लोजन और फिर सन्नाटा। समुद्र आज भी शांत है, लेकिन उसकी गहराई सब याद रखती है।